हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ हमने मिशन जो हमारा मिशन जेआरएफ की सीरीज जो स्टार्ट की है, जिसमें हम यूनिट 3 तक पहुंचे हैं। हमने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी सेकेंड वीडियो ये रहेगी और इसमें हम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इससे पहले, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ साथ बात करते हैं, ये हमने प्लेलिस्ट बनाई है सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ 2023 बैच। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, आप इन वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कर लिया है, जूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट कर लिया है, साथ साथ यूनिट 3 को स्टार्ट किया हुआ है। इसकी भी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप यदि पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी हमारी एक प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ बनी है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं आज के टॉपिक की, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है। तो बोला है, जब हम बात करते हैं सोर्सेस की, तो अकॉर्डिंग टू ओपनहाइम का क्या कहना है सोर्सेस के बारे में। तो ओपनहाइम कहते हैं कि मीन्स द अल्टीमेट ओरिजिन। बोला है कि सोर्स का पता हमें वहां से लगता है जहां से लॉ जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, वहां जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, विच द लॉ ओरिजिनेटेड। ठीक है, और जब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लिया है कि यदि आपको एक रिवर के मतलब यदि आप जानना चाहते हैं एक नदी का सोर्स कहाँ से है, तो आपको जाना होता है गो अप टू द रिवर अंटिल वी रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने की जरूरत है जहां से वाटर जो है वो नेचुरली जो है वो हमें मिला है। ठीक है, और वो बाद में नदी जो है वो बनकर आया है। ठीक है, सिमिलरली इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ये, और उसी तरह से हम जब लॉ को फाइंड आउट करते हैं कि सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है, तो हम उसके भी हम पर्टिकुलर पॉइंट को हमें डिस्कस करने की जरूरत होती है और देखने की जरूरत होती है। सबसे पहले सोर्स बोला है स्टैट्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्टिकल 38, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है इंटरनेशनल लॉ का। बोला है, एंड द सेकंड बोला है द स्टैट्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्टिकल 38 एनमरेट करता है कुछ एक फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कि बेसिक ऑफ द प्राइवेसी बिफोर द कोर्ट। ठीक है, बोला है कि जो न्यायालय के समक्ष प्रधानता के मूल आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के निम्नलिखित स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें सबसे पहले क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ट्रेटी। सबसे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ, जब भी ऐसे हो कि कोर्ट में जैसे कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाए कंट्रीज के बीच में, तो सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश की जाती है कि ऐसे डिस्प्यूट यदि हो रहा है तो उससे रिलेटेड कोई कन्वेंशन बनी है या नहीं, या ट्रीटी हुई है या नहीं। ठीक है, और द सेकेंड है हमारा इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, और थर्ड है हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो कि रिकॉग्नाइज है बाय द सिविलाइज्ड नेशंस के द्वारा। और जुडिशियल प्रेसिडेंट, ठीक है, जो भी जुडिशियल प्रेसिडेंट जो जजेस के द्वारा दिए गए डिसीजन है। ठीक है, और जुरिस्ट की राइटिंग, और एक्स एक्वा एतबानो, जिसका क्या मतलब होता है कि जब यदि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ट्रीटी भी नहीं है, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ भी नहीं है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी नहीं है, तो और जुडिशियल प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब हम बात करते हैं इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, जहां पर एक जो डिसीजन देने वाली अथॉरिटी है वो अपनी विवेक के आधार पर, अपनी इक्विटी एंड विवेक के आधार पर जो है वो डिसीजन देती है। बात करते हैं, बोला देयर आर टू बी अप्लाइड द सेम ऑर्डर बाय द आईसीजे। बोला है आईसीजे के द्वारा भी ये जो है इसी तरह से जो ऑर्डर जो है वो फॉलो किया जाता है। मतलब ऐसा हो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब मैटर जाए तो भी बोला है इसी तरह से ये सॉल्व किया जाता है। मतलब इसी तरह से सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज की। There is a primacy for the source of the international court of justice। बोला है सबसे ज्यादा प्राइमरी हम देखते हैं कि कोई संधि हुई है, मतलब प्राइमेसी जो हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जो संधियां हैं, वो सबसे बड़ा मेन स्रोत जो है वो माना जाता है। ट्रीटीज जो है वो टू काइंड्स की होती हैं, एक तो लॉ मेकिंग ट्रीटी और दूसरा ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कानून बनाना, एक संधि और विवाद क्या है। ठीक है, सॉरी, एक कानून लॉ मेकिंग ट्रीटी होती है, मतलब कानून के द्वारा बनाई गई एक संधि होती है, और ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि दो पार्टीज, दो कंट्रीज मिलकर कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, समझौता मतलब एग्रीमेंट करती हैं, बाद में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उस
उससे जो है ट्रीटी बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो हमारा पैक्ट ऑफ पेरिस है 1958 का 56 का, और हेग कन्वेंशन है 1899 की और 1907 की, और पीस ट्रीटी है 1919 की, और द ट्रीटी ऑफ रिनाउंसिएशन ऑफ वॉर है। ये सब जो ट्रीटी है उसे बोला है, ये सब एग्जाम्पल है लॉ मेकिंग ट्रीटी की, ठीक है। और हमारा ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट बाइंड नॉन लॉ मेकिंग नेचर, बोला है जो ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो गैर कानून बनाने वाली होती है, ठीक है। इंटरनेशनल कस्टम की हम बात करते हैं तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स जो है माना गया है इंटरनेशनल लॉ का। इट मैनिफेस्ट इन द डिप्लोमेटिक कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द स्टेट, बोला है ये अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अभ्यास और राज्य के राजयिक पत्राचार और प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट कोड डिसीजन हो गए और स्टेट प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया। रीजन की बात करी है तो कस्टम का रीजन कहाँ से होता है, हमारी यूसेजेस से होता है। और यूसेजेस जब मतलब हमारी रूल या जब कॉन्टिन्यूस उसकी प्रैक्टिस होती है और यूनिफॉर्म और फॉलो किया जाता है एनी फॉर द नंबर ऑफ ईयर, बहुत टाइम तक उसे फॉलो किया जाता है और इट बिकम अ कस्टम, तो उसके बाद क्या बन जाता है, ये कस्टम जो है बन जाता है। यूसेजेस इज अ हमारा मतलब बहुत टाइम तक आप कोई रूढ़ी अपना रहे हो, मतलब कोई भी आपने कोई ऐसा कस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया, मतलब कोई आपकी घरों में रीति रिवाज स्टार्ट हो गया, बहुत सालों से वो प्रैक्टिस किया जा रहा है तो वो बन जाता है बाद में कस्टम। और द टू कंडीशंस है इसकी वो भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक तो बोला है कॉर्पस टेस्ट और दूसरा एनिमस टेस्ट। कॉर्पस टेस्ट में क्या होता है, जो मटेरियल फैक्ट हो ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेंस है, ठीक है, जो भी मटेरियल फैक्ट ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ लाइन है वो कंडक्ट होनी चाहिए बाय द स्टेट, ठीक है। इट दिस मस्ट बी शोन द फैक्ट, जो कि शो करे आपके फैक्ट को। एनिमस टेस्ट में बोला है देयर मस्ट बी इंटेंशन होनी चाहिए, मतलब जहां पर बोला है कि इंटेंशन होनी चाहिए स्टेट की कि वो फॉलो करना चाहते हैं उस कस्टम को या नहीं। और इट रीच अ स्टेज ऑफ द अप्रूवल ओपिनियन जुरिस्ट और सिव नेसेसिटी, जुरिस्ट ओपिनियन एज अ नेसेसिटीज के बोला है कि जो क्या जुरिस्ट का क्या मतलब जहां पर आप स्टेट की इंटेंशन देखते हैं कि आप उस कस्टम को फॉलो करना चाहें या नहीं करना चाहें, ठीक है। दिस प्रिंसिपल और यूसेजेस बिकम, उसके बाद ये सारे ही यूसेजेस क्या बन जाते हैं, इंटरनेशनल कस्टम बन जाते हैं, ठीक है। बोला है दिस इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है कंज्यूमेशन ऑफ द यूसेजेस की इनटू द इंटरनेशनल कस्टम, ठीक है। बात करते हैं लोटस केस की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है जिसमें बोला है कि ओपिनियन जुरिस्ट मस्ट बी ड्रॉ फ्रॉम ऑल सर्कमस्टांसेस एंड नॉट मेयरली फ्रॉम द फैक्ट एंड ऑन हैंड, बोला हैंड, ठीक है। बोला है कि ओपिनियन जुरिस्ट को सभी परिस्थितियों से खींचा जाना चाहिए, न केवल एक तथ्य से, ठीक है। राइट ऑफ पैसेज का एक केस है हमारा, पोर्टुगल वर्सेस इंडिया का केस है, जिसमें सुप्रीम जो आईसीजे उन्होंने हेल्ड किया था कि पर्टिकुलर प्रैक्टिस बिटवीन द टू स्टेट, जब भी कोई पर्टिकुलर किसी चीज की प्रैक्टिस की जा रही है किसी दो स्टेट के द्वारा, ओनली मे गिव रेज टू बाइंडिंग द कस्टमरी लॉ, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या करता है, ये ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, बाइंडिंग है, मतलब प्रथागत कानून को जन्म दे सकता है। इसका मतलब जो इस चीज की आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब ऐसा जो कस्टम है, यदि यहाँ पर राइट टू पैसेज का मतलब आपको एक रास्ते का केस था, ठीक है, और तो उसमें आईसीजे ने हेल्ड किया कि जब भी केवल दो राज्य के बीच एक विशेष अभ्यास जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा, मतलब आप विशेष कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर रहे हो बिटवीन द टू स्टेट, may give rise to the binding customary law, ठीक है। and it held that the Portugal has a right of the passage of the civilian, बोला है जिसमें आईसीजे ने हेल्ड किया कि पोर्चुगल के पास नागरिकों के लिए मार्ग का अधिकार था लेकिन सैन्य अधिकारियों के लिए नहीं, ठीक है। मतलब इसमें आईसीजे ने डिसाइड किया कि आप यदि इस रास्ते से जाना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ सिविलियन का हम रास्ता दे सकते हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्ट के लिए, मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए आपको ये रास्ता जो है वो नहीं दिया जाए। बात करते हैं हमारा एक और केस है हमारा पैकेटे हैवाना केस है, जिसमें यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट लुकिंग टू ऑल द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, मतलब सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए देयर was a uniform practice of the giving immunity to the small fishing vessels
from the belligerent action in the time of war. This was recognized as an international customary law. बोला है कि सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए युद्ध के समय जो आक्रामक कार्यवाही से जो मछली पकड़ने वाली छोटे जहाजों की प्रतिरक्षा कर देने की जो है वो समान प्रथा थी, यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रथागत बोला है कानून के रूप में इसे मान्यता दी गई थी, इसे रिकॉग्नाइज किया गया इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के रूप में। ठीक है, बात करते हैं एक और असाइलम केस है। ठीक है, देयर वाज अ रेबिलियन हो रहा था इन लीमा, जैसे कि कैपिटल ऑफ पेरू है। ठीक है, वहां पर एक रेबेल हो रहा था जिसके लीडर कौन थे, हया डे ला तारे। ठीक है, ये जो थे इनके जो लीडर थे। ठीक है, साउथ असाइलम इन कोलंबिया, उन्होंने जो है वो कोलंबिया से शरण जो है वो मांगी थी, जिसे उसने राजनीतिक शरणार्थी मानते हुए उन्हें प्रदान कर दिया। जिन्होंने कंसीडर किया कि ये पॉलिटिकल रिफ्यूजी है, इसलिए उन्होंने उसे जो है वो शरण दी थी, असाइलम जो है वो दे दी। जो हमारी पेरुवियन गवर्नमेंट थी उन्होंने कंटेस्ट कर दिया आईसीजे कोर्ट के सामने, और कोलंबिया गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो रिलाइड किया गया कि इंटरनेशनल कस्टम बोला है, बट इन द वेन as a custom of the granting diplomatic asylum was established. It was the court held that a grant of asylum was without legal authority. बोला है पेरू सरकार ने आईसीजे के समक्ष इसका विरोध किया, और कोलंबिया सरकार अंतर्राष्ट्रीय रिवाज पर भरोसा करती थी, लेकिन व्यर्थ में, चूंकि हम राजनीतिक शरण देने का रिवाज जो है वो स्थापित नहीं किया गया था, इसलिए अदालत ने ये माना कि शरण का अनुदान जो है कानूनी अधिकार के बिना था, और पेरू सरकार को ने कोलंबियाई दूतावास के विद्रोही को सौंपने का दावा किया। ठीक है, और जो हमारा सेकंड सोर्स है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो कि रिकॉग्नाइज है बाय द सिविलाइज्ड नेशन। ठीक है, दिस वाज अ थर्ड बोला है, दिस इज अ थर्ड सोर्स है हमारा इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट द आईसीटी आर्टिकल 38, इफ देयर इज नो इंटरनेशनल ट्रीटी, बोला है जहां पर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी भी ना हो, इंटरनेशनल कस्टम भी ना हो, देन कोर्ट अप्लाई करता है इस सोर्स को। ठीक है, वन ऑफ द एसेंशियल ड्यूटी है ये कोर्ट की कि डिसाइड करे द केस एंड नॉट प्लीड इज अ इनएबिलिटी और द हेल्पलेसनेस ऑन किस ग्राउंड पर, लॉ इज जहां पर लॉ जो है वो साइलेंट हो। ठीक है, और हेंस इट मे इन्वॉल्व, ये जो है वो इन्वॉल्व करता है क्या कि अराइवल ऑफ द जनरल प्रिंसिपल बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑन म्युनिसिपल लॉ ऑफ द मेजर कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड। बोला है कि इसलिए ये दुनिया के प्रमुख देशों में के नागरिकों की जो उनका अपना म्युनिसिपल लॉ है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया को विकसित कर सकता है। ठीक है, ये था जनरल, और इसी के अंदर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केस और हमारा ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस में हेल्ड किया गया था कि रेस्ट जुडिकाटा की बात करी गई थी, वॉज अ वेल एस्टेब्लिश्ड जनरली जो एक्सेप्टेड रूल है, और ये अप्लाई होता है रेस्ट जुडिकाटा, जहां पर हम देखते हैं कि रेस्ट जुडिकाटा में क्या आता है, यदि आपकी एक बार केस जो है वो डिसाइड हो चुका है, सेम फैक्ट है, सेम पार्टीज है, देन आप बार बार जो है वो केस जो है वो है दोबारा से नहीं कर सकते। बोले अकॉर्डिंग टू द जजमेंट गिवन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट बार एनी सूट बाय द पार्टीज ऑफ द सेम इशू, आप सेम ही इशू के बार बार जो है वो कोर्ट में केस नहीं कर सकते। और अनदर है हमारा ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस, जिसमें कोर्ट ने अप्लाई किया द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल एंड हेल्ड दैट द नॉर्वे गवर्नमेंट हैड एक्सेप्टेड रेफरेंस ऑफ द डैनिश sovereignty over the eastern Greenland. ठीक है, 85 thus had stopped itself from the questioning the sovereign of the Danish government. ठीक है, बात करते हैं हमारा टेम्पल ऑफ प्रेयर बिहार केस है। ठीक है, और इन केसेस, ठीक है, उसके बाद हमारा जो फोर्थ सोर्स है जुडिशियल प्रिसीजन, जिसमें कि बोला है जो डिसीजन होते हैं आईसीजे के और हमारे पीसीआईजे के। ठीक है, तो और इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और द नेशनल सुप्रीम कोर्ट फोर्थ सोर्स है हमारा इंटरनेशनल लॉ का, जिसमें जो कि बोला है दिस इज फॉलोड बाय द कोर्ट ओनली एज अ सोर्स, जो कि ये सिर्फ बोला है फॉलो किया जाता है किस रूप में, सोर्स के रूप में। ठीक है,
फॉलो किया जाता है कोर्ट में ओनली द सोर्स के रूप में, बट ऑल्सो बेस्ट एविडेंस अवेलेबल इन टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ द रूल और इंटरनेशनल लॉ रेफर इन दोज डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला आईसीजे ने एक डिसीजन दिया था फिशरीज केस को, जिसमें बोला था क्षेत्रीय जल का निर्धारण करने के लिए सीधी रेखा आधार जो है वो खींचना। ठीक है, इसमें ये बोला था कि जो रिपरेशन जो है रिपरेशन केस डिक्लेयर किया गया था यूएन के द्वारा एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ द नेशन एंड दैट यूएन इज अ इंटरनेशनल पर्सन हैव लेड डाउन द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, जिसमें ये बोला कि जो संयुक्त राज्य है यूएन है, राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है, मतलब एक माना है कि एक क्या है इंटरनेशनल पर्सन है, और हैव लेड डाउन द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, यहाँ पर न अंतर्राष्ट्रीय कानून के नए सिद्धांतों को निर्धारित जो है किया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट सोर्स है हमारा जुरिस्टिक राइटिंग। ठीक है, जुरिस्ट की जो राइटिंग होती है जो बोला है दिस इज अ सोर्स, ये सोर्स है हमारा नेक्स्ट टू द प्रोसीजर का। आईसीजे ने रेफर किया है टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ द वेरियस नेशन, जैसे कि 16th और 17th सेंचुरीज में जैसे राइटर हुए हैं इंटरनेशनल लॉ के, जिन्होंने हेल्ड किया है प्री एमिनेंट पोजिशन को एज अ सिस्टम ऑफ द लॉ एंड डेवलपमेंट, और इनका बोला है बहुत ही ज्यादा जो डेवलपमेंट में भी बोला है मतलब कंट्री के डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा रोल रहा है। ठीक है, जहां पर बोला है ट्रिब्यूनल इन सपोर्ट ऑफ देयर आर्गुमेंट एंड जजेस वे रिगार्ड द जुरिस्ट राइटिंग, जो जजेस हैं वो भी क्या करते हैं कि जुरिस्ट की राइटिंग को ऐसे फॉलो करते हैं एज अ परसुएसिव इन नेचर में। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्स एक्वाबानम, जहां पर एक फाइनल सोर्स से माना गया है, इसका मतलब होता है इक्विटी एंड गुड कंसाइज। ठीक है, इक्विटी एंड गुड कंसाइज इसका मतलब होता है, मतलब जब ऐसा हो इंटरनेशनल कस्टम, मतलब जब कोर्ट में जैसे इंटरनेशनल कोर्ट की ही बात कर लें तो जहां पर इंटरनेशनल कन्वेंशन भी ना हो, इंटरनेशनल ट्रीटी भी ना हो, मतलब कोई भी रास्ता ना बचे, तो एक जुरिस्ट है जो जजेस हैं वो अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर इक्विटी एंड गुड कंसाइज के आधार पर केस का डिसीजन जो है वो करते हैं। दिस सेव्स द सिचुएशन ऑफ हेल्पलेसनेस, ये क्या है एक न्यायालय की जो है हेल्पलेसनेस हो जाता है जब न्यायालय, तो उस वहां वाली सिचुएशन होती है, मतलब जब आपको किसी पर्टिकुलर केस से डील करने के लिए आपके पास लॉ नहीं होता, तो आप क्या करते हो इक्विटी एंड गुड कंसाइज के माध्यम से जो है एक अच्छा डिसीजन देने की कोशिश करते हो। वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द जुडिशरी to solve the dispute on the hand or not plead the helplessness or not available to define the law. In such cases, the last resort and the court relies on concept of the equity and good conscience. Decide करा जाता है matter on the hand if the party agree, यदि party agree करे तो। इसके कुछ केस हैं जैसे कि हमारा रन ऑफ द कच्छ आर्बिट्रेशन का एक केस है, जिसमें इंडिया का पाकिस्तान दोनों पार्टीज हैं, बोथ पार्टीज ने रिलाई किया था कि इक्विटी एज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ है, और डिसाइडिंग द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज एंड ट्रिब्यूनल फाउंड टू डीप इंटेलेक्ट ऑफ द नगर पराकर। ठीक है, as a part of the Pakistan on the ground of the equity and continental self case है एक। ठीक है, जिसको ये भी हमारा इक्विटी एंड गुड कंसाइज से रिलेटेड है। इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। आप जाते जाते यही कहूंगी कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको यहाँ तक हमारा सेशन अच्छा लगा है। साथ ही साथ दोबारा से फिर से बता देती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट 2023 की। यहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कर लिया है, जूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट कर लिया है, अभी हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, और हम आज हमारी ये सेकेंड वीडियो जो है वो रहेगी। और बहुत ही जल्द मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट करूँ। एक्चुअली मैंने पहले भी लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करी थी, लेकिन
मैंने 9 PM जो है वो टाइम डिसाइड करा था, लेकिन वहाँ उस टाइम पता नहीं क्या हुआ था, शायद मौसम जो है वो अच्छा ना होने की वजह से नेटवर्क इश्यूज जो है आ रहे थे। लेकिन अभी जो है वो मैं देखती हूँ कि कौन सा टाइम जो है वो अच्छा रहेगा, उसके हिसाब से मैं लाइव क्लासेस जो है वो लेना स्टार्ट करूंगी। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।